नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप INH 24/7। वक्त है INH सुबह सवेरे। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म शतक। आरएसएस के 100 वर्षों की यात्रा पर यह फिल्म बनी है। सभी मंत्री विधायकों ने फिल्म शतक देखी। मुख्यमंत्री ने कहा सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए। इसे देखना अत्यंत आवश्यक भी है। स्वतंत्रता और देश में आरएसएस का बड़ा योगदान। तो देखिए, शतक ये मूवी थिएटर्स में है और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के 100 साल पूरे होने पर इस मूवी को रिलीज किया गया है। और आरएसएस की भूमिका क्या रही है, इस पर यह मूवी आधारित है। तो देखिए, 1925 में आरएसएस की शुरुआत हुई, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और अब इसे लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये मूवी देखी और उसके बाद उन्होंने इस मूवी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में फिल्म शतक, जो कि आरएसएस पर आधारित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, वो अब टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री और विधायकों के साथ ये मूवी देखी। मंत्रीगण और हमारे विधायकगण, हमारे संगठन के वरिष्ठों, सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोग फिल्म शतक देखे और बहुत अच्छी फिल्म है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल यात्रा का वर्णन है। और संघ राष्ट्र प्रेम और सेवा का काम लगातार कर रहा है। और चाहे माननीय डॉक्टर केशवराव बल्लीवार हेडगेवार हों या गुरुजी गोलवरकर जी हों या बाबा साहब देवरस हों, रज्जू भैया हों, दर्शन जी हों, चाहे आज डॉक्टर मोहन भागवत हों, सबने देश के लिए अपना तन मन धन सौंपा है, राष्ट्र प्रेम के लिए काम किया है। और चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों या हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सब आरएसएस के साला से तपकर ईंधन की तरह निखरे हैं। और संघ के ऊपर इतने वर्षों की यात्रा में दमन भी हुआ है, बैन भी हुआ है, लेकिन कभी संघ ने मतलब अपना काम जो राष्ट्र प्रेम का और सेवा भावना का है उसको छोड़ा नहीं है। और बहुत अच्छी फिल्म है। सर, क्या ये टैक्स फ्री होगी फिल्म? हाँ, बिल्कुल। आज हम इस फिल्म को देखने के बाद इसको अपने प्रदेश में टैक्स फ्री कर रहे हैं। चलिए रायपुर से आपको खबर बताते हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों का स्वागत। गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिल खोलकर स्वागत किया। गृहमंत्री ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को डिनर पर आमंत्रित किया है। आत्मसमर्पित 150 से अधिक नक्सली गृहमंत्री के साथ डिनर में फिर आपको दिखा रहे हैं डिनर जब गृहमंत्री विजय शर्मा ने इन नक्सलियों के साथ में किया। नक्सलियों के बड़े कैडर के नेता भी इस डिनर में शामिल हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छी नीति है गृहमंत्री विजय शर्मा की, जहां उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उनके साथ में डिनर किया। देखिए, आमतौर पर तस्वीरें तो ऐसी आती हैं कि जब हम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ में ऐसे बड़े नेता उनके साथ में डिनर करते हैं या फिर लंच करते हैं, लेकिन यहां गृहमंत्री विजय शर्मा जिन लोगों के साथ में डिनर कर रहे हैं वो आत्मसमर्पित नक्सली हैं।
कभी ये लोग जंगलों में लड़ाई करते थे, लेकिन आज मुख्यधारा में ये लौट गए हैं और इनके साथ में जो ट्रीटमेंट सरकार कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। राज्य के गृह मंत्री इनके साथ में डिनर कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई या तो सिर्फ बयानी कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं और जो चुनिंदा कुछ जंगलों में अभी भी बचे हुए हैं, दोनों को ये संकेत दे रही है, ये संदेश दे रही है कि सरकार सीरियस है और सरकार ने वाकई रेड कारपेट बिछा करके रखा है कि नक्सली आए, आत्मसमर्पण करें और आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन करें और उन्हें जंगलों में जाकर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप शहरों में आइए, गांव में आइए और एक अच्छी जिंदगी बसर करिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ डिनर की तस्वीर है, जो कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इनके साथ में डिनर किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के भीलवाड़ा में हरिसेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज की मौजूदगी में हुए सनातन मंगल महोत्सव, संत समागम एवं दीक्षा महोत्सव में शामिल हुए। इसके अलावा गढ़ाकोटा में रहस्य मेले का शुभारंभ कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण किया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में हरिसेवा उदासीन आश्रम के सनातन मंगल महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद संतों को सिंहस्थ के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गढ़ाकोटा में रहस्य मेले का शुभारंभ किया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके मंगल की कामना करने वाली महान और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूँ। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। मुख्यमंत्री ने खैराना मार्ग पर फ्लाई ओवर और रहली रमखेरिया मढ़ी मार्ग के उन्नयन, चौड़ीकरण और 2 लेन करने की घोषणा की। इसके अलावा रहली और गढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और शाहपुरा उपमंडी में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच कई अहम क्षेत्रों में समझौते हुए। इन समझौतों पर यरूशलम में पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते AI, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, मैरीटाइम हेरिटेज, फिशरीज, एक्वाकल्चर और कॉमर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, UPI सिस्टम के लिए भारत की NPCI और इजराइल की मसाव के बीच MOU को लेकर समझौता भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार इन समझौतों से शोध, व्यापार और उच्च तकनीकी सहयोग में महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे।
जो भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी को इजराइल के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट से नवाजा गया। इजरायली संसद नेसेट को भारतीय तिरंगे की तरह सजाया गया था। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार को पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया था। इसके बाद रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अब इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर बुधवार देर रात धमकी भरा मैसेज आया। लिखा था, वाराणसी की कचहरी को बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। ये भी जान लीजिए कि फिलहाल प्रयागराज पुलिस 4-5 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और कभी भी पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। इधर शंकराचार्य और मठ को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आशुतोष महाराज ने 7 करोड़ के लेन देन का खुलासा किया है। वहीं लेखिका भूमिका द्विवेदी ने मठ में सीक्रेट रूम और स्विमिंग पूल होने की बात कही है। जुडिशियल करप्शन चैप्टर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, यह जुडिशरी को बदनाम करने की एक गहरी सोची समझी साजिश लगती है। बेंच ने कहा कि एनसीईआरटी के आधिकारिक कम्युनिकेशन में माफी का एक भी शब्द नहीं है, बल्कि उसमें इस सामग्री को सही ठहराने की कोशिश की गई है। सीजेआई ने कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान करना उनका कर्तव्य है और इस मामले में जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है और वहीं क्लास 8 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन विवाद पर एनसीईआरटी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। एनसीईआरटी ने कहा कि वे जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं। किताब में गलती अनजाने में हुई है और एनसीईआरटी को उस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस है। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने किताब की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि विवादित चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा, प्रदेश में लाखों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। जिन लोगों ने समिति से कर्ज लिया वो अपना कर्ज तक नहीं चुका पा रहे हैं। सरकार या तो धान खरीदे या ऋण माफ करे, यानी कि लोन माफ करे। इसे लेकर कांग्रेसी विधायक गर्भगृह में पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी की। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस ने सत्र का पहला स्थगन प्रस्ताव दिया। धान खरीदी में अनियमितता और किसानों को हुई तकलीफ पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रस्ताव लाते हुए कहा, इस साल धान खरीदी में लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाए। धान खरीदी में अव्यवस्था के चलते किसानों को खून के आंसू रोने पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक उमेश पटेल, राघवेंद्र सिंह, अटल श्रीवास्तव ने कहा, जिन किसानों ने समिति से किसान ऋण लिया था वह किसान अपना धान तक नहीं बेच पाए। अब ये ऋण कैसे चुकाएंगे?
इसलिए सरकार या तो धान खरीदी दोबारा शुरू करे या फिर किसानों की ऋण माफी करे। हालांकि कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा के सभापति ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। इस पर कांग्रेस के विधायक गर्भगृह में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्वतः निलंबित हो गए। किसानों का अपमान किया, उनका पंजीयन कराया, उसके बाद धान नहीं बेचा, रकबा का सत्यापन किया, रकबा को सरेंडर कराया, टोकन देने में अति ज़्यादा विलंब किया, दैनिक खरीदी की सीमा में भी कमी की, घरों में घुसकर भौतिक सत्यापन किया, जिसमें हमारे प्रदेश के किसानों ने अपमानित होकर कई लोग आत्महत्या का प्रयास किए। एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों किसानों के घरों में जाके जांच किए। किस नियम के तहत? कौन सी धारा है जिसमें आपने जांच किया? अधिकारी राज चल रहा है यहाँ? ये सुशासन है कि किसानों को अपमानित करेंगे आप? और किसानों को अपमानित किया गया। धान कम खरीदे, उससे ज्यादा किसानों को अपमानित किया गया और स्थिति ये बनी कि यहाँ कई किसान है वो आत्महत्या किए। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा, प्रदेश सरकार किसानों के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है। सबसे ज्यादा कीमत और प्रति एकड़ सबसे ज्यादा धान भाजपा की सरकार ही खरीद रही है। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाकर भ्रम पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरे देश में सर्वाधिक दर पर धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया है देश में, और 48 घंटों के भीतर में जो उनका क्या कहते हैं राशि है उनके खाते में जमा की है। ये भी एक रिकॉर्ड है। कांग्रेसी इस बात को लेकर के हल्ला मचाने का काम कर रहा है और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जिन लोगों ने हमारे किसानों को ठगने का काम किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का प्रस्ताव भले ही अग्राह्य हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं की तैयारी और तेवर से साफ है, आने वाले दिनों में सदन से लेकर सड़क तक वह इस मुद्दे को उठाने जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने राज्य सरकार से नक्सल पुनर्वास नीति की स्थिति और उपलब्धियों पर गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल किए। प्रश्न में पूछे गए सवाल की जानकारी समय पर नहीं मिलने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। सवाल जवाब के दौरान सदन में गर्मा गर्म बहस भी हुई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन नक्सल पुनर्वास नीति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार से नीति की प्रभावशीलता, आत्मसमर्पण के आंकड़ों और इनामी राशि के भुगतान को लेकर सवाल किए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विस्तृत जवाब देते हुए आत्मसमर्पण और भुगतान से जुड़े आंकड़े सदन में रखे। इस दौरान सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विक्रम मंडावी ने कहा कि अब तक सिर्फ 2 लोगों को 5 लाख की राशि दी गई, जबकि गृह मंत्री ने बताया है कि 1496 इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया। इन पर 49.50 करोड़ रुपए के इनाम की राशि घोषित थी। ये राशि 3 साल में दी जाएगी। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने ये भी पूछा कि नक्सल पुनर्वास नीति क्या है, कितने इनामी नक्सलियों ने इस नीति के तहत 2023 से 24 से अब तक आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर घोषित इनाम की राशि का किन किन को भुगतान किया गया। पुनर्वास पर अब तक कितने की राशि खर्च की गई। विपक्ष ने जवाब समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति 2023 से 24 से दिनांक 9/2/2026 तक कुल 1496 इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जानकारी दी। 50 करोड़
39,50,000 की राशि वितरण करना बताता है और जवाब में बताया जा रहा है सिर्फ 5 लाख की राशि उन्होंने कह रहा है। ये किस्मत से राशि दे रहे हैं, राशि वितरण कब तक करेंगे, पूर्ण करेंगे, इससे कोई भी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है और सब जवाब गोलमोल है। इससे स्पष्ट है कि पूरे में हमारे भारी गोलमाल हुआ है। उनके कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने इनाम उनको मिलने थे और अभी तक कितने मिल चुके हैं, तो 10 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है जो प्रारंभिक तौर पर उनको दी जाती है। 2900 से अधिक नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं। उसमें 2 कैटेगरी होता है, 100 कैडर है मुख्य नक्सलियों के, उन 100 कैडर और उसके बाद जो दूसरे अन्य कैडर है, ऐसे 2 उसमें श्रेणियां बनती। तो 1441 अन्य के थे, शेष उस कैडर के थे। तो कैडर वालों को और इनको मिलाकर के 10 करोड़ से ऊपर की राशि अभी आवंटित की जा चुकी है। शेष कैडर वालों की जितनी राशि है वो राशि 49 करोड़ रुपया है, वो 3 वर्षों के बाद उनको दी जाती है, जो समय पूर्वक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति पर आए सवाल पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष के सवालों पर जिम्मेदार नाराज भी नजर आए और अपना जवाब दिया। अब जब नक्सलवाद खात्मे की ओर है तो विपक्ष पुनर्वास नीति को हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वैसे ऐसी तमाम नीतियों पर नजर रखने और सवाल खड़े करने का काम विपक्ष का तो है ही। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो सुबह सवेरे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।